तो हेलो एवरीवन, डे जो गुड डे। तो सबसे पहले क्या है कि आज कुछ नई बातें भी करेंगे। मेरे को लगता है कुछ नए पार्टिसिपेंट भी आए होंगे। मेरे बारे में बता दूं, डॉक्टर मनमोहन मित्तल। मैं प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी में और हैविंग 25 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च एक्सटेंशन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और काफ़ी टाइम मैंने ऑर्गेनिक में जो है काम किया है और बड़ा ही प्राउड फील करता हूं मैं आजकल डे जो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर, क्योंकि जो डे जो मार्केटिंग है वो फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली कंपनी है। और इस कंपनी से जुड़ना हमारे लिए, सबके लिए, हमारे एसोसिएट के लिए, फार्मर्स के लिए, हमारे जैसे एक्सपर्ट के लिए बड़ा ही प्राउड की बात है, बड़े ही गर्व की बात है। तो चलिए हम कुछ जनरल बातें पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम्स क्या है? असल में क्या है कि जब भी हमारा एसोसिएट फार्मर के पास जाता है तो वो जल्दी से ऑर्गेनिक को अडॉप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी। दूसरा, वो डरता भी है कहीं मेरा प्रोडक्शन कम ना हो जाए, है ना। और अगर हम उसकी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देते, उसका प्रोडक्शन भी कम नहीं होने देते, है ना, उसका डर भी दूर कर देते, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव कर देते हैं, उसकी क्रॉप में सस्टेनेबिलिटी भी आ जाती है और उसकी जेब में पैसा भी जाता है। उसको क्वांटिटी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी तीनों चीजें मिल जाती है। क्वांटिटी मिलती है तब भी उसकी जेब में पैसा जाता है, क्वालिटी मिलती है तब भी उसको मार्केट में रेट अच्छा मिलता है, तब भी उसकी जेब में पैसा जाता है। क्रॉप में सस्टेनेबिलिटी आती है, फसल जो है पाला, सूखा, गर्मी, सर्दी, कीड़े, रोग से बचती है, तब भी उसकी जेब में पैसा जाता है। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिक का, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। अमूमन क्या होता है, जो वेजिटेबल्स के ग्रोअर है, फ्रूट के ग्रोअर है, उनके अगर मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिल रहा होता तो क्या होता है, बेचारे सस्ते में ही बेच के आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर घर में एक दो दिन सब्जी रख ली तो वो क्या है, खराब हो जाएगी, है ना। तो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है और फार्मर अगर 5 4 10 दिन रोकना भी चाहे तो वो खराब नहीं होती। तो इस तरह से अगर हम फार्मर की आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं तो हमारे जो टेक्नोलॉजी को फार्मर अप्लाई करने वाले, हमारे जो एसोसिएट है या फार्मर है, उनको पास अगर दो चीजें हो, एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो और अच्छा उनको नॉलेज हो, अच्छी उनके पास टेक्निकल स्किल हो, तो क्या है, वो फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, फार्मर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी कर सकते हैं। और हमारा यही मकसद है डे जो मार्केटिंग का, कि हम दोनों काम करते हैं, एक अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाते हैं और ट्रेनिंग के द्वारा उनकी टेक्निकल जो स्किल है, हमारे जो एसोसिएट हैं उनकी टेक्निकल स्किल को बढ़ाते हैं, जिससे क्या है, वो फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और फार्मर का उन पे ट्रस्ट बनता है। फार्मर का जब ट्रस्ट बनता है तो फार्मर उसको अप्लाई करने वाला बनता है उस प्रोडक्ट को, और जब वो अप्लाई करता है तो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी तीनों चीजें फार्मर को मिलती है, तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है क्रॉप की वो कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है। और जब अगर लागत कम हो जाए, है ना, इनकम अच्छी हो जाए, तो फार्मर उस टेक्नोलॉजी को बार बार अप्लाई कर। दूसरा, मैं अपने एसोसिएट से ये कहना चाहूंगा कि आपको टेक्निकली इतना मजबूत बनना है कि फार्मर की हर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना, जिससे कि फार्मर जो है अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से कर सके, अच्छा प्रोडक्शन ले सके, अच्छी क्वालिटी ले सके, उसको कोई दिक्कत ना। आज हम प्रोडक्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो फार्मर्स के दिक्कत आती है या एसोसिएट को दिक्कत आती है, व्हेन टू यूज, मतलब इसको यूज कब करना है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ जनरल बातें भी हम फार्मर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है। मैं ये मानता हूं अगर हम फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें कोई नहीं पूछने वाला, हमें कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। इसके लिए हमें अच्छा नॉलेज हो, हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि फार्मर को कहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तब भी हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो डे जो है मार्केटिंग हमेशा यूनिक टेक्नोलॉजी जो लाया है, जो कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर। दूसरा क्या है, डे जो है मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो एसोसिएट वर्क कर रहे हैं उनको भी बहुत बेनिफिट होता है। हम जानते हैं कि ये लोग धूप में, बारिश में वर्क करते हैं, तो उनको अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ साथ
उनकी मेहनत का हक मिलना। तो मार्केटिंग का जो प्लान है डेजॉय का, वो भी आपके लिए बड़ा ही उचित है, जिससे क्या है कि आप इसमें अपना फ्यूचर देख सकते। तो क्योंकि हर आदमी चाहता है कि, मैंने देखा है सॉरी, जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं उनके मैंने देखा है कि लोग कंपनियां बदलते रहते। कारण क्या होता? अच्छी टेक्नोलॉजी ना मिलना, अच्छी सपोर्ट ना मिलना, अच्छी टेक्निकल नॉलेज ना मिलना। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कभी भी कंपनी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें स्टेबिलिटी है, डेजॉय मार्केटिंग में स्टेबिलिटी है। आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक इसमें वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा ये बात करता हूं कि केमिकल से कैसे कम किए जा सकते। ये नहीं कहता कि किसी भी फार्मर को आप जाकर ये कहें कि 100% जो है केमिकल्स आप फर्स्ट टाइम ही कम कर, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप 25-30% फार्मर के फर्स्ट ईयर कम करवाएं, ठीक है ना। 25-30% अगर आप कम करवाएंगे तो क्या है, फार्मर को कॉस्ट उसकी कम पड़ेगी, उसकी लागत जो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे उसकी लागत कम होगी, वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। फार्मर को अर्ली एडॉप्टर भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है और फार्मर जो है बार बार यूज करके कई बार क्या थक जाता। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूंक के पीता। आप जब भी फार्मर के पास जाएंगे तो फार्मर एक बार आप पर संदेह करेगा, एक बार यूजर जो है आप पर संदेह करेगा। लेकिन क्या होता है कि मैं चाहूंगा कि फार्मर को हमेशा अर्ली एडॉप्टर होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। भले ही वो छोटी सी यूनिट को छोटे से एरिया में अप्लाई करके देखे, है ना, छोटी सी यूनिट को छोटे से एरिया में अप्लाई करके देखे। मान लीजिए वो 2 एकड़ में नहीं करना चाहता, 1 में कर ले, 1 में नहीं करना चाहता, आधे में कर ले, और नहीं तो अपने 2 पेड़ों पे इस्तेमाल करके देखे, ठीक है ना। अगर उसको रिजल्ट वाजिब मिलते हैं, अगर उसको लगता है कि इसमें दम है, तो वो आगे बढ़े। या वो इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप हमारा डेजॉय का जो एसोसिएट है उसको वो फील्ड दिखाए जिसमें इस प्रोडक्ट का यूज हुआ है ना, वो फील्ड दिखाए। तो उससे क्या है, उसका उस फील्ड को देखकर उसका विश्वास बनेगा और वो इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने को तैयार हो जाए। दूसरा क्या है, आप डेमोस्ट्रेशन लगा सकते। डेमोस्ट्रेशन कहाँ लगाना है? रोड साइड पे लगा, बिल्कुल रोड साइड पे। मान लीजिए कोई भी विलेज है, आप जहां से कनेक्टिविटी हो, जहां से लोगों का आना जाना हो, वहां पर आप लगाइए और वहां पर एक डेजॉय मार्केटिंग का बोर्ड भी लगा दीजिए। आसपास की जितनी भी उस एरिया की मान लो क्रॉप है जो भी, उससे जो डिफरेंस उसको दिखेगा फार्मर को आते जाते, तो जरूर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो उसकी तरफ जरूर अट्रैक्ट होगा और वो पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से लिया, क्या है, उसके बारे में पहले वो थोड़ी सी इंक्वायरी करेगा, जाने, है ना। तो हमेशा आप जब भी डेमोस्ट्रेशन लगाएं, डेमो प्लॉट लगाएं, तो रोड साइड पे लगाएं, जहां से लोगों का विलेजेस में आना जाना हो, वहां पर आप लगाएं और एक बोर्ड भी लगाएं। उससे क्या है, जो फार्मर है, जो भी यूजर है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको लगेगा कि आसपास की क्रॉप से ये जो है क्रॉप बेटर ग्रोथ कर रही है, बेटर फ्लावरिंग कर रही है, बेटर इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, बेटर इसकी जो है इंसेक्ट डिजीज का अटैक इस पर कम हो रहा है। तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमेशा जितने भी डेमोस्ट्रेशन आप लगाएं, रोड साइड पे लगाएं, बिल्कुल ऐसी जगह लगाएं जहां से लोगों का आना जाना हो। तो इसके बाद मैं बात करता हूं कि ऑर्गेनिक की जरूरत क्यों। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, लास्ट ईयर से इस साल जो है ऑर्गेनिक का एरिया लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। ऑर्गेनिक का एरिया इंडिया में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है और कई तो स्टेट पूरे ऑर्गेनिक हो चुके हैं। ईस्ट के स्टेट है, सिक्किम वगैरह, जहां पर कोई आपको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की दुकान नहीं मिलेगी, लोग भी हेल्दी हैं। कारण क्या है, ऑर्गेनिक पे आना क्यों जरूरी है? असल में क्या है, हमने 1966 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं शुरू हुआ इंडिया में, उसमें क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ हमने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज शुरू। तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करने से क्या हुआ, उस समय हमारी जरूरत थी, हम इंपोर्ट करते थे,
अनाज को, दाल को हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम सेल्फ सफिशिएंसी पे है, लेकिन क्या था, इसके जो घातक परिणाम जो है सॉइल पर, ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल पे, एनवायरमेंट पे, वाटर पे, यानी कि तीनों स्फेयर आप लगा लो। जियोस्फेयर जिसे लिथोस्फेयर बोलते हैं सॉइल पे, हाइड्रोस्फेयर जिसे वाटर स्फेयर बोलते हैं उसमें, एटमॉस्फेयर जिसमें हमारा वायुमंडल है उसमें। तो तीनों स्फेयर हमारे पॉल्यूटेड होने, आदमी हमारा बीमार होने लग गया। एल्बर्ट हवार्ड ने, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के पायनियर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग उनको बोला जाता है। तो ये दुष्प्रभावों को देखते हुए 1925 में ही रिसर्च करनी शुरू कर दी। हम 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करना बोलते हैं, इसमें हम आए। लेकिन अल्बर्ट हवार्ड ने जब इसको देखा तो 1925 में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम करना शुरू किया और उसने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू की जो इंडिया में पहले थी। इंडिया का जो हेरिटेज एग्रीकल्चर था उसको शुरू किया। आज अब जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह देखेंगे, वहां पर बिल्कुल भी बैन है ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बैन है। और वहां जितना भी इंडिया से भी एक्सपोर्ट होता है या दुनिया से एक्सपोर्ट होता है वो टोटली ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट होता है। तो फ्यूचर भी ऑर्गेनिक का है। कौन जहर खाना चाहता? केमिकल से दो तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। एक तो इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स का हम यूज करते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि एक प्लांट सॉइल से 30 तरह के एलिमेंट ले लेता है और फार्मर 3 तरह के ही डालते हैं। ज्यादातर फार्मर जो है इसमें एनपीके डालते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटाश। लेकिन प्लांट जो है सॉइल से 30 प्रकार के एलिमेंट उठाता है। तो सॉइल तो खाली होती जाएगी ना। जब हम 3 डालेंगे, 30 निकालेंगे, तो 50 साल में क्या हुआ? यही हुआ। इससे क्या हुआ? हमारा अन्न, फल, सब्जी में भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नाम दिया हिडन हंगर, यानी कि आदमी के अंदर एक छुपी हुई भूख है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। हम आज जो अन्न, फल, सब्जी खाते हैं, पहले के मुकाबले इसमें आधे भी विटामिन मिनरल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मिट्टी में नहीं। मिट्टी में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डाले नहीं। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने यह बताया था कि 16 जो है बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जिनका क्रॉप के लाइफ साइकिल पर, क्रॉप की क्वांटिटी, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी पर सीधा असर पड़ता। लेकिन क्वांटिटी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ अंधाधुंध 3 एलिमेंट्स डालते रहे। यूरिया की अगर 50 किलो जरूरत थी तो फार्मर जो है 100 किलो तक डालने लग गया। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे जिनकी किलो 2 किलो में जरूरत होती है वो 100 ग्राम भी नहीं डालता। तो ये जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है वो खत्म हो। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इनकी एक की कमी दूसरे से पूरी नहीं हो सकती, इनको इसलिए एसेंशियल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर जिंक की कमी है तो जिंक देने से ही पूरी होगी। आयरन की कमी है तो आयरन देने से ही पूरी होगी। मान लो मेरे को भूख लगी है और मेरे पास रोटी नहीं खाता हूं, मैं रोटी नहीं है, मैं सब चावल खा लेता हूं, तो मेरे लिए रोटी की कोई एसेंशियलिटी नहीं है, मेरा तो पेट भर गया। लेकिन ये एसेंशियल एलिमेंट डॉक्टर आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने इसलिए बताए क्योंकि एक की कमी को दूसरा पूरा नहीं कर सकता और इनके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट नहीं कर सकता। एक लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम है, उसने बताया कि अगर मान लीजिए 16 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट की भी कमी रह जाए तो आपकी जो यील्ड है, आपकी जो क्वांटिटी, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी है वो कम एलिमेंट डिसाइड करेगा। 16 में से एक भी एलिमेंट कम रह जाए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, फार्मर को बताइए कि बैलेंस न्यूट्रिशन कितना जरूरी। अगर आपकी क्रॉप में एक भी एलिमेंट कम रह गया तो यील्ड उसके अनुसार होगी जो कम है। भले ही 15 आपने दुगने लगा, भले ही बाकी 15 एलिमेंट आपने दुगने ठोक दी, लेकिन उस एक एलिमेंट को सारे बैलेंस न्यूट्रिशन डालना जरूरी है। ये लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम डॉक्टर लिबिग ने बताया। कई बार क्या फार्मर यूरिया बहुत ज्यादा यूज कर रहा,
केवल वो सोचता है कि मैं ग्रोथ ही बढ़ाता जाऊं। आपको बता दूं, डॉक्टर विलकॉक्स ने बताया कि नाइट्रोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। मतलब अगर आप ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे प्लांट जरूर ग्रीन दिखेगा, लेकिन यील्ड आपकी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, ज्यादा यूरिया डालने से क्या होता है कि प्लांट एकदम से ग्रीन होता है, सक्कुलेंट होता है, नरम पड़ जाता है, उस पर इंसेक्ट और डिजीज का अटैक ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फिर वही पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो एक कुचक्कर में फार्मर फंसा हुआ, ज्यादा यूरिया डालो फिर पेस्टिसाइड का यूज करो, इंसेक्टिसाइड का यूज करो, फंजीसाइड का यूज करो। तो इस कुचक्कर से निकलना है तो आपको जितनी रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी की है उससे भी आपको इस प्रोडक्ट के साथ 20-25% कम डालना। इन प्रोडक्ट के साथ आपको 20-25% कम डालनी है फर्टिलाइजर। आपके पेस्टिसाइड अपने आप ही कम होते जाएंगे, आपके पेस्टिसाइड जो है अपने आप ही कम होते जाएंगे। तो ये जो है एक बैलेंस न्यूट्रिशन सॉइल में जाएगा। आपका अन्न फल सब्जी जो होगा वो पोषक तत्वों से भरपूर होगा लेकिन जहर से दूर होगा। तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो भी दूर हो जाएगी। हमारा आज पशु भी बीमार है, आदमी भी बीमार है। अगर मैं कहूँ ये घर का खर्चा जो है, किचन का, रसोई का, ग्रोसरी का, राशन का, उतना नहीं है जितना कि मेडिसिन का हुआ पड़ा। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आदमी की 70% से ज्यादा बीमारियों का कारण जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी। अगर जिंक ना हो मिले तो क्या होता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता। आयरन ना मिले तो एनीमिया हो जाता, ब्लड में कमी आ जाती। विटामिन ए ना मिले तो आंखें कमजोर हो जाती, डी ना मिले तो हड्डियां कमजोर हो जाती। मिलेंगे कहां से, जो हम खाएंगे उससे मिले, और उसमें है नहीं। उसमें क्यों नहीं है, क्योंकि मिट्टी में नहीं। तो इसीलिए हम जो मिट्टी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इसीलिए मिट्टी का जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इसीलिए 2015 में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल डिक्लेयर किया, और उसकी पंच लाइन थी हेल्दी सॉइल हेल्दी नेशन। जिससे कि लोग सॉइल से जितना ले रहे हैं, जितना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उतना सॉइल को दें भी। अगर हमारी सॉइल हेल्दी है तभी हमारा नेशन हेल्दी रह सकता है, हमारा आदमी हेल्दी रह सकता है, हमारा पशु हेल्दी रह सकता है। और इसको हेल्दी रखने के लिए ऑर्गेनिक का इस्तेमाल बहुत करना जरूरी है। इन प्रोडक्ट के साथ जिनके बारे में मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, इनकी क्या वैल्यूज हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है जो आपको फार्मर को बतानी है, उससे उसके साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा हमेशा के लिए, फार्मर को कहिए कि आप एक तो ये जो वेल डन, वेल डिकम्पोज्ड FIM डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए। डिकम्पोज्ड FIM डालना क्यों जरूरी, मैंने अमूमन देखा है फार्मर या तो डालता ही नहीं गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर जो है गोबर की खाद या तो डालता ही नहीं, या क्या करता है वो ऊपर वैसे ही एक ढेरी बना के छोड़ देता और उसको खेत में ऐसे ही डाल देता कच्ची गोबर की खाद। कच्ची गोबर की खाद में क्या होता है, इंसेक्ट के अंडे भी होते हैं, वीड्स जो होते हैं, खरपतवारों के बीज भी होते हैं, फंगस के स्पोर्स भी होते हैं। जो फंगस है उसके बीजाणु होते हैं उसमें, और आपके खेत में जब जाते हैं तो आपका खेत जो है रोगों, कीटों और फंगस का घर बन जाता है। पिट मेथड से इसको लगभग 1 महीना आप दबाइए, गोबर को अच्छी तरह उसको सड़ाइए, है ना, फिर उसको खेत में आप डालिए, फिर उसको आप खेत में डालिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो क्या है, वो जो कीटों के अंडे हैं, फंगस के स्पोर हैं, खरपतवारों के बीज हैं, वो उसमें डिकम्पोज हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर उसको आप सॉइल में डालिए, अपने खेत में डालिए, तो उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा। दूसरी चीज ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। जैसे ही ये वीट की क्रॉप कटती है, रबी क्रॉप कटती है, फार्मर को लगभग 50-60 दिन मिल जाते हैं, फार्मर को 50-60 दिन मिल जाते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट खरीफ क्रॉप की सोइंग से पहले, तो उस समय अगर वो एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप, मैं बताऊंगा ढेंचा, जिसे ढेंचा बोलते हैं, सस्बानिया बोलते हैं, ढेंचा बोलते हैं, इधर पंजाबी में जंतर भी बोलते हैं उसको। अगर उस क्रॉप को 50 दिन की क्रॉप है, उसको फार्मर
वीट के कटते ही रबी क्रॉप उसने जो भी ली है, ग्राम है, मस्टर्ड है, कोई भी रबी क्रॉप उसने ली है, उसके कटते ही उसको 1 किलो बीज लगभग उसका 1 एकड़ में लगता है। डालिए, प्लेवा कीजिए, और लगभग 50 दिन की, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। ग्रीन मैन्योर क्रॉप के बारे में बता रहा था, तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो है उसका आप यूज कीजिए। ग्रीन मैन्योर क्रॉप से क्या होता है कि जितना भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर चाहिए वो जाता है। हमारी सॉइल जो है एक लिविंग बॉडी है, इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत जरूरी हैं फसलों के लिए। अगर हम उसको नहीं बचाएंगे, अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, हम जो यूरिया, डीएपी, पोटाश हम सॉइल में डालते हैं वो क्रॉप को अवेलेबल नहीं होने वाले, वो जो है क्रॉप को अवेलेबल नहीं होने वाले। इसका रीजन ये है कि हम जो भी डालते हैं वो क्रॉप को तभी अवेलेबल हो पाती है कि पहले वो अवेलेबल फॉर्म में आती है। मान लीजिए यूरिया है, एमाइड फॉर्म में है, इसको सॉइल के 2 बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट करता, नाइट्रोसोमोनास उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करता, फिर नाइट्रोबैक्टर दूसरा बैक्टीरिया है जो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट लेता, नहीं तो आपकी यूरिया वैसे ही पड़ी रहेगी। इसी तरह से फॉस्फोरस के सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, पीएसबी, वो भी अगर अवेलेबल करवाने का काम करते हैं फॉस्फोरस को, नहीं तो आपकी डीएपी पड़ी रह जाएगी वैसे। पोटाश के मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो ना हो सॉइल में तो वो भी पड़ी रह जाएगी। अब ये बैक्टीरिया सॉइल में बचेंगे कैसे? ज्यादा पेस्ट यूज करेंगे, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो ये तो खत्म होते जाएंगे। और जितना किसान डालेगा वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, जितना किसान डालेगा वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। आज किसान क्या करता है कि फर्टिलाइजर की डोज बढ़ाता जा रहा है, फर्टिलाइजर की डोज बढ़ाता है, 50 किलो की जगह 70 किलो डालता है, 70 की 100 डालने लग गया, 100 से 150 पे आ गया। उसको ये नहीं पता कि मैं मिट्टी में तो डाल देता हूं लेकिन मिट्टी मेरी फसल को नहीं दे पा रही। जैसे किसी का हाजमा खराब होता है ना, डाइजेशन खराब होता है, उसको खाया पिया लगता नहीं, उसको खाया पिया लगता नहीं चाहे वो कितना ही खा लो। और कई लोग आपने देखा होंगे बड़े रूखा सूखा खाते हैं लेकिन बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं अगर हाजमा ठीक है। इसी तरह से मिट्टी का जो हाजमा है, मिट्टी की जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, मिट्टी की जो भौतिक, जैविक, रासायनिक जो गुण है, उसको अगर हमने खत्म कर दिया तो जितना मर्जी आप सॉइल को दे दो वो फसल को नहीं दे पाए। उसी को तो कहते हैं लोग, मिट्टी बंजर होती जा रही, फार्मर की लागत बढ़ती जा रही, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही। उसका कारण ही यही। आज किसान कहता है कि मैंने इतना कुछ खर्चा किया लेकिन बचा कुछ भी, बचेगा कहां से? तुम्हारी लागत ही ज्यादा है। जब तक फार्मर की लागत कम नहीं करेंगे, फार्मर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं सकती। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसका बहुत अच्छा वे है फार्मर की लागत को कम करना। तो बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम मिट्टी का जो है, मिट्टी का जो हाजमा है, मिट्टी की जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक, जैविक, रासायनिक गुण है, उसको इम्प्रूव करें। उसके लिए सॉइल के बैक्टीरिया को बचाना होगा। सॉइल के बैक्टीरिया को बचाने के लिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा, ग्रीन मैन्योर क्रॉप लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भले ही हर साल नहीं तो कम से कम 2-3 साल में एक बार जो है, ये 40-50 दिन की क्रॉप है ढेंचा, अगर फार्मर ये लेने लग जाए, 2 फायदे इससे होते हैं। कईयों की सॉइल एल्कली होती, क्षारीय होती है मिट्टी, वो भी सुधर जाती। रीजन क्या है? ढेंचा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या करता है, जो एल्कली सॉइल में सोडियम होता है सॉइल में, उसको रिप्लेस कर देता है, मतलब सोडियम को हटा देता है। जब सोडियम सॉइल में नहीं रहता तो वो मिट्टी जो है सुधर जाती। दूसरा क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है सैलिनिटी को कम कर देता। मिट्टी के जो, कई बार लोग क्या खारा पानी यूज करते रहते हैं तो उससे क्या मिट्टी सैलाइन, बढ़ जाता, तो जर्मिनेशन से लेके फ्लावरिंग तक सारा अफेक्टेड हो। तो अगर मान लो हम ढैंचा 1-2 क्रॉप किसान को कहें, सजेस्ट करें, एडवाइस दें, तो उससे क्या है, उसकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, उसकी
माइक्रोब्स बढ़ेंगे क्योंकि ढेंचा एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, दलहनी फसल है। इसकी जड़ों में क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है सॉइल में ऐड कर देता है पर हेक्टेयर, यानी कि 5 बैग आपको यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं, 5 बैग यूरिया के बराबर जो है यही ऐड कर देता, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड कर देता। सॉइल का जो कंपोजिशन कुदरत ने दिया था वो ये था कि उसमें 25% हवा के लिए जगह रखी, 25% पानी के लिए जगह रखी, 45% मिनरल मैटर दिए और 5% ऑर्गेनिक मैटर। अब क्या हुआ, ये सारा कंपोजिशन द सॉइल का 25% वाटर, 45% मिनरल मैटर और 5% ऑर्गेनिक, सारा ही ये जो है डिस्टर्ब हो चुका। सॉइल जब कॉम्पैक्ट होती, सॉइल क्या है, कॉम्पैक्ट हो चुकी है, कॉम्पैक्ट हो क्या हो, उसमें माइक्रो वाटर और एयर के लिए वो खत्म, रूट डेवलपमेंट रूट। हमने 3 एलिमेंट डाले, 30 निकाल ले, तो जो 45% मिनरल मैटर का पार्ट था वो भी खत्म हो। कई साल हमने ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला तो ऑर्गेनिक मैटर का लेवल जो 5% से लेस देन 1% पर आ गया, वो भी खत्म हो। तो अगर हमने सॉइल को खत्म कर दिया तो आप क्या उम्मीद करते, मिट्टी से क्या हम क्या यील्ड ले लेंगे, क्या क्वालिटी ले लेंगे, क्या सस्टेनेबिलिटी ले लेंगे, कैसा का हमारा अन्न फल सब्जी अनाज पैदा होगा। तो अगर इस सॉइल को बचाना है तो ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा। इस सॉइल को, हमारे इंडिया में ऑर्गेनिक के ग्रोअर जो हैं दुनिया में नंबर 1 पर हैं ऑर्गेनिक पैदा करने वाले, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में 7वें नंबर पर। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस, अगर हम इस टेक्नोलॉजी डे जो एक की टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हम भी नंबर 1 पे आ सकते, हम प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 पर आ सकते, केमिकल्स को रिड्यूस कर सकते, हमारा अन्न फल सब्जी जो है पोषक तत्वों से भरपूर लेकिन जहर से दूर कर सकते। तो जरूरत भी है इसकी, बहुत सारी लाइलाज बीमारियां, एक तरफ तो पोषक तत्वों की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां, दूसरी तरफ जो हम इतना पेस्टिसाइड केमिकल यूज करते हैं उससे पैदा होने वाली बीमारियां। तो दोनों तरह की बीमारियां जो है आदमी फेस करता है। तो इन दोनों तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक पे हैं, और फ्यूचर भी ऑर्गेनिक का है। तो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक जो टेक्नोलॉजी है, ये जो है मार्केटिंग की बड़ी ही यूनिक रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है, हर कोई इसको यूज करके संतुष्ट होता है। कई बार क्या है मैं आपको ये बताना चाहूंगा हमारे एसोसिएट को, कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेड उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो 10 से आपने 10 जगह अप्लाई किया, 1-2 जगह ऐसा हो गया। उसका रीजन क्या होता है, फार्मर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी है उस पर भी डिपेंड, फार्मर ने कैसा सीड यूज किया उस पर भी डिपेंड, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, सॉइल कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अगर आपके 10 में से 8 रिजल्ट पॉजिटिव चल रहे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती। तो इसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, फार्मर जो प्रैक्टिस कर रहा है वो कैसी कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी कंडीशन हर एक की एक उस पर भी डिपेंड। लेकिन वो फार्मर अगर कंटिन्यू इस प्रोडक्ट का यूज करता है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे दूर होने लग जाए, सॉइल वाली जो उसकी कोई प्रॉब्लम होगी वो होने लग जाएगी, लेकिन फिर भी उसको बेटर यील्ड मिलेगी इस प्रोडक्ट के साथ, बेटर यील्ड मिलेगी, लेकिन उसको कंटिन्यू इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा। साथ में उसको जो है अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद और ग्रीन मैन्योर का यूज करना होगा। जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, जितनी भी मृदाएं ऐसी हैं, ऐसी मिट्टियां हैं जिसमें समस्याग्रस्त है, वो इससे सुधर जाती है ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी से और ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप से, और इससे FIM सुधर जाती। तो अगर फार्मर चाहे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन ले सकता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी ले सकता है, बहुत ही अच्छी सस्टेनेबिलिटी ले सकता है, उसके पेस्टिसाइड के खर्चे बच सकते हैं। आज क्या होता है, थोड़ा सा पाला पड़ा फसल जो है फेल होने को, सूखा पड़ा फसल फेल होने को, थोड़ी ज्यादा बारिश हुई फसल फेल होने को हो जाती।
इंसेक्ट का अटैक हुआ तो फसल फेल होने को है। तो अगर मान लो फार्मर को यही डर रहेगा कि मेरी फसल फेल हो जाएगी, फसल में इतनी कमजोरी है, उसमें सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं, टिकाऊपन है ही नहीं, तो फार्मर जो है उम्मीद तोड़ दे, है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है फार्मर को क्वांटिटी क्वालिटी के साथ सस्टेनेबिलिटी भी देती है, जिससे क्या है फार्मर की भी बढ़ती है, तब भी उसकी जेब में पैसा जा, जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो मार्केट में रेट अच्छा मिलता है, तब भी उसकी जेब में पैसा जाता है। क्रॉप में सस्टेनेबिलिटी आती है, फसल जो है पाला सूखा गर्मी सर्दी कीड़े रोग को टॉलरेट करती है ना, ग्रोथ करती है, तब भी उसकी जेब में पैसा जाता है। उसके पेस्टिसाइड के खर्चों में कमी आती है, तब भी उसकी जेब में पैसा जाता है। अगर हम किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं, उसकी लागत को कम कर सकते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को वो जो है बार बार इस्तेमाल जरूर करें।